रॉलेट एक्ट 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, इसका पूरा नाम है। और ये किसका विस्तार था? देखो 1915 में भारतीय रक्षा अधिनियम लाया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ताकि असामाजिक गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया जा सके। अब यह अधिनियम समाप्त हो रहा था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, तो ऐसे अधिनियम को कंटिन्यू करने के लिए अधिनियम लाया रॉलेट एक्ट 1919, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ये एक समिति बनाई गई, राजद्रोह समिति, सेडिशन कमेटी, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट ने किया। दमनकारी शक्तियों को जारी रखने की सिफारिश की गई और इसी के सिफारिश के आधार पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को लाया गया। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को लाया गया। इसका उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना। इसकी विशेषता क्या थी? इसके माध्यम से बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया, यानी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है वो निलंबित हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि जब किसी को विधि विरुद्ध गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या हो गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। क्या किया गया? सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही साथ केवल संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए उसको 2 साल तक सजा दिया जा सकता था। बिना मुकदमा चलाए, जरूरी नहीं है कि कोई ट्रायल किया जाएगा, बिना ट्रायल के 2 साल तक उसको हिरासत में रखने का प्रावधान था। यह एक निवारक निरोध कानून के तौर पर देखने को मिलता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तौर पर देखने को मिलता है। प्रशासनिक हिरासत के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं कर सकते। राजद्रोह के मामलों में ज्यूरी के बिना कैमरा ट्रायल को अधिकृत कर दिया। कड़ी सेंसरशिप, चरमपंथी प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आप यहां देखोगे कि ये जो रॉलेट एक्ट है, ये जो रॉलेट एक्ट है, इससे तो भारतीय जनता के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। रॉलेट एक्ट, तो आप इसे सोचो कि ये क्या है? ये बिना वकील, बिना दलील वाला कानून है। यहां पे वकील की आवश्यकता है नहीं, ट्रायल ही नहीं हो रहा। बिना वकील, बिना दलील, नो एडवोकेट और नो प्लीड, तो बिना वकील, बिना दलील वाला कानून देखने को मिलता है। और गांधी जी ने इसकी इस प्रवृत्ति के कारण इसको काला कानून कहा। गांधी जी ने क्या कहा? इसको काला कानून कहा, ब्लैक लॉ कहा, कि ये तो काला कानून है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। ये क्या, इसका क्या किया जाना चाहिए? ये काला कानून है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। ये तो भारतीय जनता के अधिकारों का क्या है? हनन है। काला कानून नाम दिया गया और गांधी जी ने इसके विरुद्ध रॉलेट सत्याग्रह चलाने की अपील किया, जिसको गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह के तौर पर जानते हैं। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के पहले कोई अखिल भारतीय स्तर पर भारत में सत्याग्रह नहीं चलाया। 1917 का चंपारण, 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये सब क्षेत्रीय स्तर पर किए गए सत्याग्रह हैं, अखिल भारतीय स्तर पर किया गया सत्याग्रह नहीं है। तो अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह चलाया, जिसको रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये कब की सत्याग्रह है? 1919 का है और यह पहला बड़ा सार्वजनिक विरोध है। गांधी जी ने बंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना किया, यानी ये जो रॉलेट सत्याग्रह है, गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह है। गांधी जी रिस्क ले रहे हैं बड़े स्तर पर, अब तक छोटा छोटा काम किए थे। गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह, गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह ऑल इंडिया सत्याग्रह के तौर पर जानते हैं। अखिल भारतीय सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने सबसे पहले बंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना किया ताकि इसका विरोध जारी रख सकें। इसके बाद दिल्ली, इलाहाबाद, गुजरात
और अन्य स्थानों में सत्याग्रह समितियों का गठन किया। 6 अप्रैल 1919 को, कब की बात मैं कर रहा हूं, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह हुआ। हालांकि सत्याग्रह की तिथि 30 मार्च निर्धारित किया गया था, लेकिन 30 मार्च से बढ़ा करके 6 अप्रैल कर दिया गया और 6 अप्रैल को गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह हुआ। और 6 अप्रैल को आप गौर करोगे कि यह सत्याग्रह की तिथि क्या थी, 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को हड़ताल किया गया, 6 अप्रैल को क्या किया गया, हड़ताल मनाया गया, है ना। आप देखोगे कि 6 अप्रैल को हड़ताल किया गया, सत्याग्रह किया गया। 8 अप्रैल को गांधी जी बंबई छोड़कर के निकल पड़े कि भारत के दूसरे क्षेत्रों में आंदोलन का विस्तार करेंगे, लेकिन उनको दिल्ली के पास पलवल नामक स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और वापस उनको बंबई ले जाया गया। इस प्रकार से ये पूरा गांधी जी की भूमिका है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है कि ये आंदोलन चला, जैसे पंजाब के क्षेत्रों में भी फैला और पंजाब के क्षेत्रों में ही जब फैला तो एक घटना घटित हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि पंजाब में रॉलेट सत्याग्रह के नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। पंजाब क्या है, पंजाब, ठीक है। तो पंजाब में सत्याग्रह के नेता कौन है, पंजाब में रॉलेट सत्याग्रह के नेता कौन है, पंजाब में जो रॉलेट सत्याग्रह का नेता है वो है सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू, क्या नाम है, डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू देखने को मिलता है। ये पंजाब में रहा, ये पंजाब में देखने को मिलता है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, इन दोनों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्हीं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था, एक सभा का आयोजन किया गया था। तो आप यहां देखिए 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग, जो कि एक छोटा सा बाग था, उसमें एक सभा का आयोजन किया गया था और सभा का मकसद था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो कि पंजाब के महत्वपूर्ण नेता थे, उनकी गिरफ्तारी का विरोध करना, उनको कैसे छुड़वाया जाए इस बात पर चर्चा करना। उसमें पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया था, मतलब धारा 144 लागू किया था। और उसने जो सूचना था वो केवल ऑफिस के बाहर चिपका दिया था, जनता के बीच सर्कुलेट नहीं करवाया था, जनता के बीच सर्कुलेट करवाने का काम नहीं किया था। वो केवल क्या किया था, वो केवल ऑफिस के बाहर चिपका दिया था। जनता को कैसे पता कि 5 या उससे अधिक लोगों की सभा को प्रतिबंधित किया गया है। जनता इकट्ठा हो गई। जब ये जानकारी मिल गई तो ब्रिगेडियर जनरल ओडायर ने सभा पर आकर के गोलीबारी कर दिया। कहा जाता है कि लगातार गोलीबारी करता रहा, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि केवल 379 लोग के आसपास मारे गए थे। तो आप देखो 9 अप्रैल 1909 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर ने अमृतसर में स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इससे विरोध भड़क उठा। 10 अप्रैल को अमृतसर में प्रदर्शन हुए और जब अमृतसर में जनता ने प्रदर्शन किया तो प्रदर्शन ना हो इसके लिए पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। 13 अप्रैल को सभा हुआ, क्योंकि मार्शल लॉ जो लागू किया गया था उसके बारे में लोगों को जानकारी कब पता चलती, जब बड़े स्तर पर जनता के बीच संदेश को सर्कुलेट किया जाता। वो तो केवल ऑफिस के बाहर चिपका दिया, तो जनता को कैसे पता चलेगा। 13 अप्रैल को 15,000 से ज्यादा लोग जमा हुए एक जनसभा में और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर सैनिकों के साथ पहुंचा।
बिना लोगों को भीड़ को तोड़ने के लिए आदेश दिए, कोई सूचना दिए, कोई अटेंशन सावधान किए, गोली लगातार चला दिया चेतावनी के। 10 मिनट तक गोलीबारी हुई, 1000 से अधिक लोग मारे गए, 1500 घायल हुए, लेकिन सरकारी आंकड़ा कहता है कि 379 के आसपास मारा गया था। ये जो घटना हुई पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह मानवता की हत्या थी और इसका बदला 1940 में उधम सिंह ने लिया, माइकल ओ डायर की हत्या करके। माइकल ओ डायर जो पंजाब का गवर्नर था, उसकी हत्या करके उधम सिंह ने बदला लिया। इतने वर्षों तक बदले की आग अपने दिल में जलाए रखा उधम सिंह ने। जैसे ही नरसंहार की खबर पूरे देश में फैली, टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया और यह घटना पूरे देश में झकझोरने वाला था। जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह कैसी शासन व्यवस्था है जहां अपने ही जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। पूरे देश में इसके खिलाफ हिंसा मतलब प्रदर्शन होने लगा। गांधी जी को लगा कि मामला बिगड़ जाएगा, तो गांधी जी ने सत्याग्रह को क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। 14 अक्टूबर 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, अव्यवस्था जांच समिति। और इस समिति ने मामले की लीपापोती कर दिया, जैसे भारत में अक्सर हो जाया करता है। डायर ने अपने अत्यधिक कार्यों का बचाव करते हुए दावा किया कि अवज्ञा और हिंसा को दंडित करना आवश्यक है, यानी कि जनरल रेनिगेल्ड डायर के कार्यों की सराहना की गई। हाँ, उसको जॉब से जरूर बर्खास्त किया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब जनरल ओ डायर ब्रिटेन पहुंचता है तो ब्रिटेन में जो वहां की हाउस ऑफ लॉर्ड है उसके द्वारा उसको सम्मानित किया गया। जनरल रेनिगेल्ड डायर को ब्रिटिश साम्राज्य की तलवार कह के संबोधित किया गया, उसका सम्मान किया गया। अब देखिए, जो जनरल भारतीयों की हत्या किया है उसको पुरस्कार दे रहा है। अब सोचो कि हम भारतीयों को कितना बुरा लगेगा ये सारी चीजें घटना जब पता चलेगा। तो हंटर रिपोर्ट में ब्रिगेडियर जनरल डायर के कार्यों की आलोचना करते हुए अनुचित बताया गया, लेकिन केवल आलोचना किया गया। इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन पर और अन्य अपराधियों पर कोई गंभीर अपराध का दंड नहीं लगाया गया। एक तरह से उनको वहां पे सम्मान किया जाता है। उनका क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। ये पूरी घटनाक्रम झकझोरने वाला घटना है, भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। भगत सिंह भी पहुंचे थे और भगत सिंह ने जो रक्त की ये पूरी नदियों को देखा, उनके दिल में एक ज्वाला उठी थी और वो ज्वाला भड़की 1900 कब 1931 में, 1929 में, 1925 में ये ज्वाला उनकी भड़की और उन्होंने देश के युवाओं को जागरूक करने का काम किया। देश की आज भी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। आज भी जब उनके नाम को पुकारा जाता है तो हमारा रोम रोम खड़ा उठता है, हम में ज्वाला धधक उठती है। लेकिन आजकल महिलाओं के साथ हुए अपराधों को देखकर तो यह लगता है कि देश का जो युवा है उसकी नैतिकता मर चुकी है, क्योंकि अब ये लगता ही नहीं है कि ये देश गांधी का है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है। आप देखिए ना, सुभाष चंद्र बोस के ही क्षेत्र में कलकत्ता में महिला के साथ अपमान होता है। अपमान क्या, बलात्कार, और उसको हत्या कर दी जाती है बुरी तरीके से, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। कैसी न्याय व्यवस्था है, कैसा हमारा समाज हो चुका है, ये सब सोचने समझने वाली बात है। तो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले जब हंटर कमेटी बना 1919 के अक्टूबर में, अक्टूबर 1919 में हंटर कमेटी बना और हंटर कमेटी ने तो मामले की लिपापोती कर दिया। ने क्या किया, मामले की लिपापोती कर दिया। तब भारतीयों ने इसके प्रत्युत्तर में तहकीकात समिति बनाया। तहकीकात समिति बनाया गया और इस समिति का गठन
भारतीयों द्वारा किया गया। गठन भारतीयों द्वारा। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मांग क्या किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सजा की मांग। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों की सजा की मांग किया गया। की सजा की मांग की गई। क्या किया गया? कि सजा की मांग किया गया कि उनको सजा दिया जाना चाहिए। अच्छी बात है ना, ये तो ठीक मांग है ना, अच्छी बात मांगी जा रही है ना कि क्या किया जाना चाहिए? उनको सजा देना चाहिए, उनको सजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो दोषी लोग हैं, भारतीयों के साथ गलत किए हैं, भारतीयों के साथ जो उनका तरीका रहा है वो बहुत ज्यादा गलत रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। उनको इसके लिए क्या करना चाहिए? उनको इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। ऐसी बात देखने को मिलता है कि दंडित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर दंडित नहीं किया जाएगा तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। तो भारतीयों ने ये मांग वहां पे किया। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। 1919 का तहकीकात समिति। अब देखो, भारतीयों को एक क्या दे दिया गया था? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दे दिया गया, जिससे भारतीय खुश तो थे नहीं। लेकिन देखो एक और क्या किया जाएगा ना, इसी समय आप गौर करोगे, एक सेबरे की संधि किया जाएगा, और सेबरे की संधि के साथ तुर्की के खलीफा का भी अपमान किया जाएगा। मुस्लिम लीग ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन तो इसी वादे के साथ दिया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध में अगर तुर्की हार जाता है तो तुर्की के खलीफा का अपमान नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां तो तुर्की के खलीफा का अपमान किया जाता है, और तुर्की के खलीफा के अपमान के खिलाफ भारत में क्या होगा? 1919-20 में खिलाफत आंदोलन चलेगा। हालांकि खिलाफत आंदोलन 1922 तक जारी रहेगा। खिलाफत आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि जब मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा का पद ही समाप्त कर देगा, वहां पे लोकतंत्र की स्थापना करेगा, व्यवस्था परिवर्तन करेगा, तो खिलाफत का मामला अपने आप ही भारत में ठंडा पड़ जाएगा 1919 से 1922 में। और इसी खिलाफत का सहारा लेते हुए गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया? गांधी जी ने 1920 में 1 अगस्त 1920 को, गांधी जी 1 अगस्त 1920 को क्या किया? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी, आप गौर करोगे साथियों, तो ये क्या करेंगे? ये एक खेल खेल जाएंगे, और वो खेल क्या होगा साथियों? वो खेल होगा, समझना मेरी बात को, 1 अगस्त 1920 की मैं बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला व्यापक आंदोलन है, पहला जन आंदोलन है। गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन यही देखने को मिलता। तो आइए समझते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था? देखो, खिलाफत आंदोलन भारत के मुद्दे पर नहीं लड़ा जा रहा है, भारत के मुद्दे पर नहीं किया जा रहा, तुर्की के मुद्दे पर किया जा रहा। इसलिए जिन्ना खिलाफत आंदोलन का विरोध करते हैं, जिन्ना कहते हैं कि यह तो भारतीय मुद्दा पर लड़ा ही नहीं जा रहा, ये तो हम लोगों का मामला है ही नहीं, तो दूसरे देश का मामला को लेकर के हम अपने लिए आंदोलन, अपने यहां आंदोलन क्यों करेंगे? मामला क्या था? तुर्की का खलीफा संपूर्ण मुस्लिम जगत का खलीफा माना जाता था, संपूर्ण मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु माना जाता था, उसका बड़ा सम्मान था। सेबरे की संधि किया, क्योंकि तुर्की तो धूरी राष्ट्र की ओर से लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध तो मित्र राष्ट्र विजयी हुए, ब्रिटेन विजयी हुआ, अमेरिका विजयी हुआ, रूस विजयी हुआ, फ्रांस विजयी हुआ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया
तुर्की ये सब तो युद्ध हार जाएगा। तो जब तुर्की युद्ध हार गया तो उसके साथ एक जबरदस्ती सेब्रे की संधि किया गया, और सेब्रे की संधि के अनुसार पहला बात तो तुर्की के साम्राज्य को दो भागों में बांटने की बात किया। जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको दो भागों में बांटने की बात किया। तुर्की खलीफा का अपमान किया गया, जिससे पूरे दुनिया के मुसलमान क्षुब्ध हुए, आक्रोशित हुए। भारत का भी मुसलमान नाराज हो गया, और भारत में अली बंधुओं के द्वारा, मौलाना अली और शौकत अली के द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। तो आप देखो, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम तुर्की के लिए विनाशकारी रहा। खलीफा को सेब्रे की संधि पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करना पड़ा। सेब्रे की संधि पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करना पड़ता है। मुस्लिम नाराज हो गए, खलीफा का अपमान माना। भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे, और इसी वजह से वो क्या हो गए, नाराज हो गए। अली भाई शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। इसको खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। मांग क्या था, मुस्लिम पवित्र स्थलों पर खलीफा का शासन कायम रहना चाहिए, क्योंकि तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था तो वो मुसलमानों के लिए पवित्र था। खलीफा का शासन कायम रहना चाहिए। दूसरा, युद्ध के बाद खलीफा के पास क्षेत्रीय समायोजन के लिए पर्याप्त क्षेत्र बच जाना चाहिए, यानी तुर्की को बांटने का भी विरोध किया गया, और इसीलिए खिलाफत आंदोलन हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन को चलाने के लिए अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया। गठन 1919 में हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन 1919 में किया गया। 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में यह कमेटी का गठन हुआ। यही हसरत मोहानी हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। पहली बार भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की बात किया, भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए, ऐसी आवाज पहली बार हसरत मोहानी ने ही उठाया था। किसने? हसरत मोहानी ने ही उठाया था। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पे? दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया कि हमें ब्रिटिश सामानों का क्या करना है? बहिष्कार करना। अप्रैल 1920 में गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। अप्रैल 1920 में गांधी जी ने इसे खिलाफत आंदोलन को अंग्रेजों और हिंदुओं के बीच जो खाई पैदा हो गया था उसको पाटने के लिए एक बेहतर अवसर के रूप में देखा। गांधी जी ने सोचा कि एक अच्छा अवसर है, इस अवसर का लाभ उठा करके हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट किया जा सकता। हालांकि ऐसा कुछ सफल हुआ नहीं, गांधी जी सफल हुए नहीं हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने में। असहयोग का कार्यक्रम क्या था? 1 से 3 जून 1920 को इलाहाबाद में केंद्रीय खिलाफत समिति की बैठक हुई। कांग्रेस और खिलाफत के नेता मौजूद थे और इस बैठक में असहयोग कार्यक्रम चलाने की बात किया गया। असहयोग में जैसे टाइटल, जो उपाधि है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, उनको लौटा देना है। ब्रिटिश स्कूल, कॉलेज, न्यायालय का बहिष्कार करना है। ब्रिटिश सरकार की सभी संस्थाओं का बहिष्कार करना है। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना है। ये तमाम सारी चीजों की बात उन्होंने किया।